अच्छा, तो ये जब हम चैप्टर 12 वाली किताब देखते हैं, मतलब क्लास 12 वाली किताब देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन करते हैं रिलेशंस में। इन्होंने वर्ड डिफाइन, कुछ डेफिनेशन दिया, धीरे धीरे बात कर लेते हैं। ये देखो, डेफिनेशन 3 पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। हाँ, तो रिलेशन क्या था, ये कह रहे हैं, डेफिनेशन कह रहे हैं अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। रिलेशन आर इन अ सेट ए का मतलब है वो ए क्रॉस ए का कोई सबसेट है, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, ठीक है। हाँ, जैसे अगर कोई ऐसा सेट होता जिसमें राम कॉमा राम, सीता कॉमा सीता, लक्ष्मण कॉमा लक्ष्मण, भरत कॉमा भरत, सुमित्रा कॉमा सुमित्रा बिलोंग करते, तो रिफ्लेक्सिव होता। इसके अलावा कोई चीज़ बिलोंग कर रही है या नहीं बिलोंग कर रही है, वो फर्क नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, देन A2 कॉमा A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो जैसे इस ब्रदर ऑफ जो था वो सिमेट्रिक था, बिकॉज इफ राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, देन लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम, ठीक है ना। लेकिन इज हस्बैंड ऑफ सिमेट्रिक नहीं था, बिकॉज इफ राम इज हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ की बजाय इज स्पाउस ऑफ हो जाता, तो सिमेट्रिक हो जाता, बिकॉज राम इज स्पाउस ऑफ सीता एंड सीता इज स्पाउस ऑफ राम, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर, देन A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर। यानी कि जैसे ब्रदर ऑफ जो था वो ट्रांजिटिव है। अगर राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण एंड लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ भरत, देन राम इज ब्रदर ऑफ भरत, लेकिन स्पाउस ऑफ ट्रांजिटिव नहीं है ना। मान लो क्या कहते हैं, द्रौपदी इज स्पाउस ऑफ, नहीं, द्रौपदी इज स्पाउस ऑफ अर्जुन एंड भीम इज स्पाउस ऑफ द्रौपदी। इसका मतलब ये नहीं कि भीम इज स्पाउस ऑफ अर्जुन, ठीक है। हाँ, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जो रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं, उनको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे, ठीक है। हाँ, मतलब तीनों की प्रॉपर्टीज में होल्ड करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या होती है, ये चीज़ें देखने में बहुत सिंपल होती हैं, इनको लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। और गड़बड़ इसमें कहाँ पे आती है, जैसे मैं तुमको बता रहा था, जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो ठीक है। तो जिसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2, 3, ये सब बहुत आसान है। नहीं, इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसमें मुझे मदद करने की ज़रूरत हो, ठीक है। सवाल लगा के देखो तो बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मुझसे गड़बड़ हो गई, मैं फंक्शन पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पर एक्चुअली फंक्शन में चला गया था ना, तो मैं फंक्शन में पता चला गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टाइप ऑफ फंक्शन में आ गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वो 1 on 2 वाला काम कर दिया। इसमें फिर वही वाली बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उससे आ जाएगी, ठीक है, कि जब तक डोमेन डिफाइन ना हो और को डोमेन डिफाइन ना हो, तब तक हम लोग 1 on 2 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ गया एग्जाम्पल यार, नहीं मिल रहा है अभी, कहीं आगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में होगा, ठीक है। उसके बाद उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन की, ठीक है। हाँ, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या हो गया, चलो इसी में समझा देते हैं, ठीक है। इन्होंने देखो डेफिनेशन 8 देखो, ये कह रहे हैं GOF ऑफ एक्स का मतलब है G ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो x लिया, उससे fx की वैल्यू निकाल ली और फिर fx को g में डाल दिया, जो वैल्यू आई वो GOF ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो नहीं ना शिव? इसको उस दिन मैं बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आ गया इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। सपोज करो कोई सेट है A, कोई सेट है B, ठीक है, और कोई फंक्शन डिफाइंड है A से B में, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन मैनी टू वन है,
ठीक है। हाँ, तो पहले तो बताते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या, फिर इनवर्स बात करते हैं। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वाई डालें तो मुझे वापस एक्स मिल जाए। ठीक है, जैसे इज हस्बैंड ऑफ का इनवर्स है इज वाइफ ऑफ। ठीक है, राम सीता, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, तो सीता इज वाइफ ऑफ राम। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इनवर्स है रूट एक्स। ठीक है ना, अगर हम लोग खाली पॉजिटिव नंबर्स में बात करें, ठीक है ना, तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 इज रूट ऑफ 20, इस तरीके। ठीक है ना, तो यहां पर समस्या क्या हुई, अगर मान लो कोई फंक्शन मैनी वन है, ठीक है, तो x1 और x2 दोनों की इमेज y है। ठीक है, तो अगर मैं f(x1) = y डाल रहा हूं तो f इनवर्स y लिखूंगा तो यहां तो झगड़ा हो जाएगा कि x1 लिखूं कि x2 लिखूं। तो ये फंक्शन जब मैं a से b में जा रहा हूं तो ये फंक्शन हो सकता है b से a आने में ये फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा क्योंकि ये मैनी वन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इनवर्स डिफाइन करने के लिए किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मान लो यहाँ पे चलो मैंने x2 को हटा दिया, x1 की इमेज जो है वो y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे y4 भी पड़ा हुआ है। तो हमारी समस्या क्या हो जाएगी, जब मैं f इनवर्स ऑफ y4 लिखूंगा तो कोई जवाब नहीं आएगा। तो चूंकि y4 की कोई प्री इमेज नहीं है इसलिए मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूंगा, तो y4 डालूंगा तो उसकी कोई इमेज नहीं आएगी, तो भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, हाँ, एक बार कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, अब इनवर्स निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y = x + 1 / x - 3। ठीक है, ये मेरा फंक्शन क्या है, f(x) क्या है, x + 1 / x - 3। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इस चीज का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन है r-3। ठीक है, हाँ पक्का, 3 पे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोडोमेन कितना हो, कोडोमेन ऐसा होना चाहिए जो इस फंक्शन की रेंज है ना। अगर कोडोमेन रेंज से बड़ा हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ, तो पहले देखेंगे इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, तो रब कर दो ऊपर वाले को। हम अपने फंक्शन को लिखेंगे y = x + 1 / x - 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो xy - 3y = x + 1 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले आए तो 3y + 1 / x / y - 1। ठीक है, हाँ, तो इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा, लेकिन ये फंक्शन कब होगा, जब y की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, तो अगर ये मेरा फंक्शन r-3 से r-1 में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। ठीक है, और इसका इनवर्स क्या है, 3y + 1 / y - 1 है। अगर ये फंक्शन मान लो सिंपली r-3 से r पे डिफाइंड होता तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं माना जाता क्योंकि ये इनटू हो जाता, ऑन टू नहीं रहा ना।
इधर आर में 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, मैं कोई भी ऐसा x नहीं ले सकता हूं जिसके लिए y की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू 1 होने के लिए x + 1 = x - 3 हो सकता होना चाहिए, और x + 1 x - 3 इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे x की कोई वैल्यू ले लो, इसका मतलब y कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैसे इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है। सिंपली y = जो भी गिवन है उसको रीअरेंज करके x = समथिंग लिख लें, ठीक है, और वो इनवर्स हो जाएगा। लेकिन जो x = समथिंग फंक्शन लिखा है उसका जो डोमेन है वही y = fx की रेंज है ना, क्लियर। और वही रेंज अगर कोडोमेन हो तभी इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे पे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। हाँ फिर सुनो, एक सेट है A, एक सेट है B, यहां से यहां पर मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब B में अगर खाली वही एलिमेंट है, ठीक है, जहां पर जो y की अलाउड वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो B में, B मेरा यहां पे होता r-1, यहां पे सारे रियल नंबर होते, खाली 1 ना होता, तो तुम कहते सर बताइए अगर r = 2 है तो मैं x कितना लूं, तो मैं कहते r = 2 है तो x को 7 ले लो तो r 2 आ जाएगा, तुम ले डालते 7, तो 7 + 1 / 7 - 3 8/4 बता देते। लेकिन तो यहां पर r-1 सेट की हर वैल्यू के लिए r-3 सेट में एक ना एक वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैं इनवर्स करूंगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो ये सेट r-3 से r में मैप हो रहा होता तो यहां पर एक एलिमेंट होता 1, और तुम कहते कि सर बताइए 1 के लिए x की y = 1 के लिए x की क्या वैल्यू है, तो मैं बता ही नहीं सकता, तब बोला ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए y = 1 नहीं है। तो यानी कि f इनवर्स 1 की कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरत थी, इसका फंक्शन होना, फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की एक इधर इमेज होनी चाहिए, तो इनवर्स होने के लिए 1 की भी तो कोई इमेज होनी चाहिए, वो तब होगी जब किसी चीज की इमेज 1 होगी, जो कि है नहीं, ठीक है। अब क्या है, हाँ उसके यहाँ भेज, ठीक है। अब क्या है, ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि पहले एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए जाए, ठीक है, और जो डाउट बेटा टिश्यू की पढ़ाई शुरू करो, बस खत्म करके हमारे कमेंट में, ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए जाए फिर काम कर लिया जाए। इसमें अभी कहीं मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि मैं बार बार उस चीज को याद दिला रहा हूं कि जो A और B है वो डिफाइन होना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो एक फंक्शन हो y = x² - 2x - 3x + 2, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि हम लोग बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं, तो हमें मालूम है कि ये कैसा फंक्शन होगा, रूट ले लेंगे तो 1 और 2 उसके रूट हो जाएंगे, तो ये ग्राफ 1 और 2 पे 0 पे जाएगा और 1.5 पे इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई कहे ये फंक्शन 2 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी पे डिफाइंड है, ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, सेम फंक्शन 1 1 on 2 हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं x2 और उसके दाहिने वाला ले रहा हूं तो ये जो डबल वैल्यू आ रही है वो आ ही नहीं रही है। डबल वैल्यू तो कब आ रही है, जब मैं x को, तो ये वाली आर्म भी देखो ना, अगर खाली ये वाली आर्म ले रहा हूं तो फंक्शन 1 1 on 2 है। अगर कोई कहे कि -∞ से 1.5 और +∞ हो जाएगा
प्लस इन्फिनिटी, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 0.25 हो जाएगी। अगर इसके वैल्यू 1.5 डालते हैं तो ये 0.25 नेगेटिव हो जाता है, -1/4। ये कोई डिफाइन करे तो भी फंक्शन 1/2 है। क्यों? क्योंकि इस बार मैं पैराबोला की ये वाली ब्रांच देख रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कोई कहे कि फंक्शन 0 से 5 और -1/4 से, जो भी 5 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब x-1 x-2, तो 4 × 3 12, ये डिफाइंड है। तो अब ये इन्वर्टिबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने अपना ग्राफ यहां से यहां तक के बीच में ले लिया, तो ये बीच में ऐसे पॉइंट आ गए जहां पर 2 इमेज हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसका इनवर्स लेना चाहूं और मैं कहूं कि व्हाट इज f इनवर्स 0, तो मेरे पास 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, 1 और 2, जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 2 नहीं रहेगा। तो सेम फंक्शन डोमेन और कोडोमेन की डेफिनेशन के बेसिस पे, ठीक है, 1 1 2 हो सकता है, इन्वर्टिबल हो सकता है, नहीं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या हुई जो जिसमें लोग गड़बड़ कर लेते हैं, रूट का मतलब पॉजिटिव रूट होता है, ठीक है ना। मैं रूट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, दूसरे कहीं पे साइन इनवर्स का कांसेप्ट लगेगा तो तुम्हें फिर जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज वाली बातें याद रखनी पड़ेंगी। वो जो सारी बातें मैं आज दिखाना चाहता हूं और ना मुझे सिखानी चाहिए, बिकॉज वो मैंने इनवर्स में सिखा रखी है। तो रूट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रूट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 2 से इंफिनिटी से ये वाले केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो किसने पूछा y = x² - 3x + 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका इनवर्स कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, y = x² - 3x + 2 है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालूंगा, x² - 3x + 2 - y, हाँ, और यहां से यहां नीचे लिखूं, ठीक है। तो जो ये वाला फंक्शन है, अगर मैं y = x² - 3x + 2 लिखूं, तो इसको लिखूंगा x² - 3x + 2 - y = 0, और यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके लिख लूंगा +3 प्लस माइनस, अभी बता रहा हूं, एक मिनट, √d/2, ठीक है। हाँ, तो अगर x 2 से इंफिनिटी में लाई कर रहा है तो मेरा आंसर ये प्लस वाला रूट है। जो प्लस वाली आर्म है वो कौन सी है, ये x 3/2 प्लस समथिंग, कौन सी आर्म है क्या, x2 से 0 लेगा ना, तो 2 से 0 दाहिने वाली आर्म है ना, तो -b/a प्लस √d/a जो है वो पैराबोला की दाहिने वाली आर्म होती है, और -b/a माइनस √d/a पैराबोला की बाएं वाली आर्म होती है। तो जब फंक्शन 2 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी वाला फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x = 3 प्लस √d की वैल्यू लिख लेंगे 9 - 4 × 2 - y, जो कि 8 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1, तो 1 + 4y, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा जब मेरा फंक्शन 2 to इंफिनिटी और 0 to इंफिनिटी में डिफाइंड है। अगर यही सेम फंक्शन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये फंक्शन मानो डिफाइंड होता -∞ से 0, ठीक है, और यहां मैप्ड होता 0 पे इसकी वैल्यू है 2 से इंफिनिटी, ठीक है। x जो है वो -∞ से 0 में लाई कर रहा है, x जो है वो -∞ से 0 में लाई कर रहा है, और y जो है वो 2 से इंफिनिटी में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये मेरा आंसर किस ब्रांच पे है, बाएं वाली ब्रांच पे है। तो जब मैं इसका इनवर्स लिख रहा होता तो मैं लिखता x = 3 - √1 + 4y/2, ठीक है। अब यहां पे y की वैल्यू जैसे 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1/2,
तो जो प्लस और माइनस हैं वो दो अलग अलग आर्म हैं, है ना, माइनस डिवाइड प्लस ये वाला है। तो हमको सोचना पड़ेगा भैया मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है या वो पिछले वाले केस में डिफाइंड था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं ये वाली आ लूं। अब यही समस्या सब जगह आएगी। जैसे मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल करके बता देता हूं, ऐसे मुझे बार बार बताना नहीं चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? माइनस पर, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? ये माइनस पाई से पाई और -1 से अरे यार सॉरी -π/2 से +π/2 और -1 से 1 में डिफरेंस, ठीक है। अब मैं कहूं y = sin x मैप्ड फ्रॉम π/2 टू 3π/2 -1 to 1, ठीक है। हाँ, ये फंक्शन 1 1 1 2 है ना। अगर x की वैल्यू π/2 से 3π/2 जा रही है तो y की वैल्यू -1 से 1 जा रही है, ठीक है। ग्राफ बना करके देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसा है, मैं यहां से यहां तक फंक्शन ले रहा हूं, ये इस ग्राफ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन 1 1 1 2 है, ठीक है। अब इसका इनवर्स x = साइन इनवर्स x नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो π/2 देगा, लेकिन x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो साइन इनवर्स x तो 0 दे देगा। जबकि इनके हिसाब से जब x जब ये साइन इनवर्स y लिखना चाहिए, जब y तुम 0 डाल रहे हो तो इसे पाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपने चीज में थोड़ा सा गेम प्ले करेंगे। क्या करेंगे कुछ जी बताओ। अब ये सोचने वाली बात है। जैसे मुझे देखो, मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन बनाना था तो मैंने क्या कर दिया, इसको पाई माइनस साइन इनवर्स y लिख दिया, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 है तो x कितना है? पाई माइनस π/2 है, बढ़िया। y की वैल्यू 0 है तो x कितना है? पाई माइनस 0, पाई आ गया। y की वैल्यू -1 है तो पाई माइनस π/2 तो 3π/2 हो गया, ठीक है ना। पाई माइनस -π/2 सॉरी ना 3π/2। तो ये जो डेफिनेशन है ये इसका इनवर्स है, ठीक है। अब ये बात सिखाने को गलत है, मतलब एक बार दिखा दी बात अलग है। तो फंडा क्या है कि y = sin x का इनवर्स साइन इनवर्स x है अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, और अगर फंक्शन ऐसे के अलावा कैसे और डिफाइंड है तो अपना दिमाग लगा करके सोचो कि मैं यहां पर y की वो वैल्यू लूं जो मेरे को x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे, उसके लिए कौन सा आंसर सही है। तो ये सोच पाना तो खैर बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कम से कम 4 ऑप्शन में से सही आंसर देख पाना तो रिलेटिवली इजी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैनी वन फंक्शन होते हैं उनकी कई आर्म होती है, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे मान लो साइन x है, y = sin x है, तो अगर y की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, इसका मतलब साइन x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो सकती है, π/2 से 3π/2 हो सकती है, 3π/2 से 5π/2 हो सकती है। अभी तुम्हें अपने फंक्शन में प्ले करके ऐसे रखना है कि तुम्हें करस्पॉन्डिंग आर्म मिल जाए, ठीक है। और ये तुम्हारे सोचने का पार्ट है, ये सिखाया नहीं जा सकता। मतलब एक सवाल पूछोगे तो बताया जाएगा, लेकिन किसी और चीज में कुछ और काम करना होगा, ठीक है। तो ये काम तुमको अपने आप करना है। जैसे ही मैं यहां से इस लेवल पे जाता हूं वैसे ही एनसीईआरटी से निकल करके जेई का सवाल बन जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला जो स्कूल लेवल का बच्चा होगा वो ये बात डायरेक्टली सोच पाने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना। यही नेक्स्ट लेवल है। अभी जो नेक्स्ट लेवल है इसको
करने के लिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने सारी कवर कर ली, ठीक है। अब सवाल करो, वहां से सीखने की कोशिश करो। इसको बंद कर दो, ठीक है। तो जो कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन है एनसीईआरटी करना, उसके अलावा जेई के सवाल करना, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस जो है ये बाद में कराएंगे, या खुद से कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ठीक, फिलहाल जितना हमने करा दिया पहले ये करो। इस पर खूब सवाल आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के सवाल तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट शायद एक भी नहीं पाओगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करो, और वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वो बाद में करते हैं। यहाँ तक जितना कराया है इससे तुम सब काम कर सकते हो।